हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। सारे रूल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ा बेसिक्स के ऊपर बात कर लें, थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ लें, ताकि हमें नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से ये समझ पाए कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम्स कैसे लिखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है लिगेंड। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। और ये जो लिगेंड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा। जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक खास तरीके का बॉन्ड बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बॉन्ड के चलते ही दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स को अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं। तो इतना सिंपल है दोस्तों इस चीज़ को समझना। लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा दोस्तों, लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा। लुईस बेस क्या है? लुईस बेस भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करती है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास क्या कहानी है, कि इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक होता है आपका लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह काम करेगा, बिकॉज लुईस एसिड और सेंट्रल मेटल एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। लिगेंड हमारा लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है। तो ये लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल मेटल एटम को देता है, ताकि सेंट्रल मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर पाए या फिर कम कर पाए। इस प्रोसेस के दौरान इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और इस बॉन्ड के चलते ही दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि हम सेंट्रल मेटल एटम को कैसे पहचानेंगे और लिगेंड को कैसे पहचानेंगे। नीचे मेरे पास दो एग्जाम्पल्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये जो फर्स्ट वाला है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, और ये जो नॉर्मल ब्रैकेट है इसके बाहर होगा। समझ में आया आपको? यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये नॉर्मल वाले ब्रैकेट के बाहर होगा। तो पहले वाला अगर आप एग्जाम्पल देखो, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe भी है और Cn भी है, मगर Cn आपके नॉर्मल वाले ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो ये तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकता। मैंने कहा था सेंट्रल मेटल एटम वो है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा और ये नॉर्मल वाले ब्रैकेट के बाहर होगा। तो देखो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है? दोनों ही है, Fe और Cn। और नॉर्मल वाले ब्रैकेट के बाहर कौन है? Fe। तो यानी कि आपका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन हो जाएगा? Fe हो जाएगा। ठीक है, और आपका लिगेंड कौन होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो और नॉर्मल वाले ब्रैकेट के भी अंदर हो। यानी कि आप ये समझ गए कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो आपकी होने वाली है लिगेंड, जो कि है यहाँ पे साइनाइड। ये आपका लिगेंड है यहाँ पे। ठीक है, और 6 साइनाइड है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको? तो यानी कि 6 लिगेंड है साइनाइड के, और इसको अपन Cn नेगेटिव लिखते हैं, इस पर नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले एग्जाम्पल को ज़रा देखो। नीचे वाले एग्जाम्पल में आप पहले मुझे ये बताओ कि लिगेंड कौन है। लिगेंड आपको दो लिगेंड यहाँ पे नजर आएंगे। देखो, एक तो आपका NH3 नजर आएगा और एक आपका H2 नजर आएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के भी अंदर है और ये जो नॉर्मल वाला ब्रैकेट है इसके भी अंदर है। तो ऐसी दो चीज़ें हमारे पास, एक है हमारे पास अमोनिया और एक है वाटर। तो ये दोनों यहाँ पे सेकंड वाले केस में लिगेंड बन गए। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा और नॉर्मल वाले ब्रैकेट के बाहर होगा, यानी कि क्रोमियम। तो Cr आपका सेकंड वाले केस में सेंट्रल मेटल एटम है दोस्तों। समझ गए बात? तो इस तरीके से हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को पहचानेंगे। ठीक है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमने समझ लिया है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। इस प्रोसेस के दौरान दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे कि कंपाउंड बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल। तो अब देखते हैं दोस्तों, अगर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। देखो, वाटर के बारे में हमको क्या पता है कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जैसे आप पानी में डालोगे ना, ये आयनाइज कर देगा, ये इनको आयनों में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? देखो,
यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे 4 पोटेशियम है, ठीक है। और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, और है कितने पोटेशियम यहाँ पे 4, यानी कि टोटल चार्ज कितना आएगा, +4 आएगा। और ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये न्यूट्रल है, तो K के ऊपर अगर +4 है तो इसके कोऑर्डिनेशन, ये जो ब्रैकेट वाली एंटिटी है इसके ऊपर -4 चार्ज आने वाला है। तो देखो ये किस तरीके से टूटेगा, आपके पास 4 पोटेशियम के आयन हो जाएंगे K पॉजिटिव, प्लस ये ब्रैकेट वाली एंटिटी आएगी FeCN6, और इसके ऊपर टोटल 4 नेगेटिव आएगा दोस्तों, ठीक है। तभी ये जो स्पीशीज़ है तभी ये न्यूट्रल है, मैंने आपको अभी समझाया था। और ये जो ब्रैकेट वाली आपके पास एंटिटी है ना, ये ब्रैकेट वाली एंटिटी, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कभी नहीं टूटता, ठीक है। इसके अंदर की चीज़ जो है ये कभी नहीं टूटेगी। ये आपको टोटल, आप देखो कितने आयंस देने वाला है, 4 पोटेशियम के और 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन, यानी कि ये आपको 5 आयंस देगा दोस्तों। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली चीज़ पानी में नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी आयोनाइज नहीं होती। ये तभी टूटेगा जब आपका सॉल्यूशन या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, या बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, या फिर आप बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कर दोगे, तब ये चीज़ टूट सकती है। नॉर्मल केसेस में ये चीज़ नहीं टूटेगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी के फॉर्म में ही रहने वाला है आपका। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इन सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो देखो सेकंड वाला केस में अगर आपको बताऊं, तो सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में देखो यहाँ पे बाहर Cl3 है, ठीक है ना। तो 1 क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का 1 होता है और 3 क्लोरीन है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -3। अगर ये -3 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मेरे को +3 का चार्ज लगाना पड़ेगा, तभी ये जो पूरा कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन, ये न्यूट्रल रह पाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो अगर मैंने इसको आयोनाइज कर दिया तो यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव आयन होगा, और प्लस में ये आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आ जाएगा CH3, 3 मेरे पास NH3 आ जाएंगे, और यहाँ पे H2O 3, ठीक है। तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आएगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये नॉर्मल कंडीशन पे कभी भी आयोनाइज नहीं होने वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिकॉज, और नॉर्मल कंडीशन पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कभी भी आयोनाइज नहीं होगा, और नॉर्मल कंडीशंस में जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कभी भी टूटने वाला नहीं है। तो आपको इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको इन दोनों के नाम लिख के दिखाता हूँ कि इनके नाम को हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, K4 FeCN6, K4 FeCN6। अब तक हम ये पहचानना सीख गए कि हमारा सेंट्रल एटम क्या होने वाला है और हमारा लिगेंड क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और यहाँ पे 4 पोटेशियम है, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिख दूंगा, टोटल +4, ठीक है। अगर मैंने इसको +4 लिखा, ठीक है, तो मेरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 का चार्ज लगाना पड़ेगा, तभी ये पूरा जो कंपाउंड है ये न्यूट्रल रह पाएगा। तो देखिए K+4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे हैं, ये जो पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा तो नेमिंग के रूल्स अलग होंगे। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहीं पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तब आपके नेमिंग के रूल्स अलग होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिवली चार्ज है दोस्तों। तो अब हम ये देखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप किस तरीके से नेमिंग करोगे, क्या रूल्स रहने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है तो बाहर कोई पॉजिटिव एंटिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो K है इसके ऊपर +4 का चार्ज है, तो हमारा केटायन कौन है, यहाँ पे पोटेशियम। तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा तो सबसे पहले अपन केटायन के नाम को लिखेंगे। तो देखो केटायन क्या है, पोटेशियम, तो यहाँ पे लिखो अच्छे से पोटेशियम। अब आप एक काम करो, लिगेंड के नाम को लिखो। लिगेंड कौन है भैया, यहाँ पे Cn, ठीक है। Cn को अपन क्या बोलते हैं, Cn को अपन बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, साइनाइड बोलते हैं। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में साइनाइड को साइनाइड ना बोल के अपन बोलेंगे सायानो या फिर सायानीडो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो सायानो इस्तेमाल करो, चाहे तो सायानीडो इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ सायानो, ठीक है। और कितने अपने पास सायानो है, 6 है, तो मैं क्या लिखूंगा,
सायनो के पहले मैं लिखूंगा हेक्सा। तो यहां तक देखो अपन ने क्या लिख लिया है। सबसे पहले क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज था तो हमने केटायन का नाम पहले लिखा। तो केटायन कौन था भैया? पोटेशियम था, तो पोटेशियम लिख लिया। और एक बात ध्यान रखना, कितने पोटेशियम हैं या फिर कितने केटायन हैं वो हमें स्पेसिफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अपन ये लिखेंगे कि पोटेशियम है। ठीक है, केटायन लिख लिया आपने। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे लिगेंड के ऊपर। लिगेंड कौन था? सायनो। तो लिगेंड लिखते वक्त आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सायनो लिख लिया, कितने सायनो थे? 6 थे। 6 को क्या लिख दिया? हेक्सा लिख दिया। तो यहाँ तक हो गया अपना पोटेशियम हेक्सा सायनो। और ये जो आयरन है, अब इसके नाम को अपन को लिखना है। तो देखो ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो आयरन है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। देखो x मान के कैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन निकालेंगे। देखो ये x मान लिया मैंने। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका Cn है ना, Cn, ये जो Cn है आपका, जिसको अपन ने साइनो लिखा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहता है। ठीक है, एक सिंगल के ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहता है। तो है कितने? 6 हैं। तो टोटल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? -6 का। तो देखो भैया, इसका टोटल चार्ज लिख दिया -6। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, x -6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अपन ने वो लिख दिया, x -6 इक्वल टू लगाऊंगा। इक्वल टू लगा के मैं लिखूंगा कितना? -4। ठीक है, और फिर अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझे x मिल जाएगा। x इज इक्वल टू -4 + 6, x इज इक्वल टू +2। इस तरीके से आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, जो यहाँ पे +2 है। ठीक है, इसको निकालने का एक अलग तरीका भी होता है। देखो, अगर आपको इक्वल टू -4 के टर्म्स में नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो। देखो यहाँ पे इसका x था। ठीक है, उसके बाद 6 साइनाइड थे तो -6 हो गया। और पोटेशियम का अपना कितना था? +4 लिख लो। और सबके इक्वल टू में 0 लगा दो। ठीक है, सबके इक्वल टू में 0 लगा दो, क्योंकि इन सबका चार्ज मिलके क्या होने वाला है? सबका चार्ज मिलके 0 होने वाला है, तभी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप सिंपली ये लिखो। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x, क्योंकि अपन ने Fe का x माना है, -6 साइनाइड है, एक के ऊपर -1 का चार्ज है तो 6 के ऊपर -6 का चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पोटेशियम 4 है। ठीक है, एक के ऊपर +1 का चार्ज, तो 4 के ऊपर कितना आएगा? +4 का आएगा। तो यहाँ पे +4 लिखो। सिंपली सबको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तभी कंपाउंड आपका न्यूट्रल है। ठीक है, फिर लिखो आप क्या? x इज इक्वल टू, हम 6 को वहाँ लेके गए तो 6 प्लस का हो गया और माइनस का 4 हो जाएगा आपका। तो x आपका कितना आ गया? 2 आ गया। सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है दोस्तों? 2 है। तो देखो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे। और ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है ना, तो इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका आपको लिखना पड़ेगा लैटिन नेम। ठीक है, लैटिन नेम आपका लिखना पड़ेगा। आप इसको आयरन नहीं लिख सकते, आप इसको लिखोगे फेरेट, FARRATE। ठीक है, आप लैटिन नेम लिखोगे, उसके बाद ATE लगा दोगे। ठीक है, तो देखो पोटेशियम हेक्सासाइनो, FERRATE फेरेट, और ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कितनी है? 2 है। तो आपने क्या लिख लिया? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। समझ में आया इतना आपको दोस्तों? आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये। देखो मैं एक और बार बता दूं, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, ये नेगेटिवली चार्ज था। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? केटाइन को लिखोगे। केटाइन को मैंने क्या लिखा? पोटेशियम। केटाइन लिखते वक्त कभी भी इसके नंबर को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने केटाइन लिखा, फिर आप लीगेंड की तरफ बढ़े। लीगेंड आपका कौन था? सायनो। ठीक है, और कितने थे? लीगेंड के नंबर को मेंशन करना ज़रूरी है, 6 था। तो आपने क्या लिखा? हेक्सासायनो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज था, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम जो था, इसके नाम को हमें लैटिन में लिखना पड़ा। ठीक है, लैटिन में नाम लिख के इसके नाम के पीछे ATE लगा दिया, तो कितना मतलब क्या आ गया आपका? फेरेट बन गया। ठीक है, और फेरेट बनने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी 2 आई। वो अपन ने कैसे निकाला? हमने जो पूरा कंपाउंड था वो अपना क्या था? न्यूट्रल था।
आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x माना, साइनाइड की -6 थी और पोटेशियम का +4 था, सबको इक्वल टू 0 पुट करा, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जहाँ से x + 2 निकल के आया। और इस तरीके से हमने नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर वालों की नेमिंग करना सीख ली है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर वालों की नेमिंग कैसे आप करोगे। देखो, क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन का -1 आता है चार्ज, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 क्लोरीन है तो टोटल हो जाएगा -3। तो अगर ये -3 है और कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो इस केस में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज है। जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा, सबसे पहले आप लिखने वाले हो लीगेंड के नाम, और जब आप लिखोगे लीगेंड के नाम तब आप उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे। समझ गए दोस्तों? जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा, सबसे पहले आप लीगेंड के नाम लिखने वाले हो, और लीगेंड के नाम लिखते वक्त आप ये ध्यान रखोगे कि आपको उनके नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 लीगेंड है। जैसे यहाँ पे आपका NH3 है और H2O है। NH3 को अपन क्या बोलते हैं लीगेंड की भाषा में, अपन इसको एमाइन बोलते हैं, AMMINE। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वाटर है इसको अपन क्या बोलेंगे लीगेंड की भाषा में, एक्वा बोलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई सिंगल लीगेंड होता ना तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज था तो हम सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं अगर कोई सिंगल होता तो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, अमाइन है, AMMINE, और यहाँ पे 2 लीगेंड मौजूद है, और ये क्या है आपका एक्वा है, AQUA। ठीक है ना, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ये वाला अमाइन पहले आएगा। वो क्यों आएगा आपको भी पता है, क्योंकि इसके बाद इसमें क्या है, A के बाद M है और इसके A के बाद में Q है, तो M पहले आता है Q के। ठीक है, M पहले आएगा Q के, तो इसलिए सबसे पहले नाम ये अमाइन का लिखा जाएगा। तो नाम कैसे लिखोगे दोस्तों, ये देखो, अब नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले अमाइन लिखना पड़ेगा, AMMINE। और कितने अमाइन है, ट्राई, 3 है ना, 3 को अपन क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, ट्राई अमाइन। और ये H2O कितने हैं आपके, 3 है, तो इसको अपन लिखेंगे ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। ठीक है, अब आओगे आप सेंट्रल मेटल एटम के नाम पे, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। लीगेंड का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, दोनों ही केसेस में ध्यान रखना। ये लीगेंड का नाम लिख लिया, अब आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसका आप नॉर्मल नाम ही लिखोगे, इसका आप लैटिन नेम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हो। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम। ठीक है, शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने क्रोमियम की, लेकिन कोई बात नहीं। तो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम। अब जैसे आपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा तो इसके बाद आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालेंगे, ये NH3 और ये H2O, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो इनके ऊपर चार्ज तो कुछ होता नहीं है, तो इनके चार्ज को अपन 0 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को X माना, X +0 +0, 0 इसका 0 इसका और X इसका, प्लस में 3 अपने पास क्लोरीन थे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था टोटल, -3। तो इसको जब आप ऐसे लिखोगे और 0 के इक्वल पुट करोगे तो X = +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +3। तो नाम हो जाएगा आपका ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3, और बाहर जो चीज़ है उसको आप डायरेक्ट लिख दोगे CHLORIDE। ठीक है, यहाँ पर इसका नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखो नाम लिख लिया है ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए हमने जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नॉर्मल नाम लिखा है। ठीक है ना दोस्तों, तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, सबसे पहले आप लीगेंड के नाम लिखोगे, और लीगेंड के नाम कुछ इस तरीके से लिखोगे कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। तो देखो लीगेंड अपना क्या था, NH3 अमाइन। ठीक है, अमाइन तो कितने थे, 3 थे, तो ट्राई अमाइन। उसके बाद अपना क्या था, एक्वा, और कितने थे, 3 थे, ट्राई एक्वा। तो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। फिर आएंगे अपने सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लीगेंड के नाम लिखने के बाद, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली जो कि थी 3, तो क्रोमियम 3, और फिर बाद में ये जो
कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर की चीज़ है उसको अपन ने लिख दिया क्लोराइड, और इसका अपन को नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्राइअमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए लीगेंड्स के नाम लिख करके लाया हूँ, जो आपके नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है उनके नाम को आप कैसे लिखोगे। जैसे ये देखो CN नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका नाम था साइनाइड। साइनाइड से ये क्या बन जाएगा, सायनो बन जाएगा। हम इसको सायनो लिख सकते हैं या फिर सायानीडो लिख सकते हैं। और ये NC नेगेटिव, ये आपका क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो इसको अपन आइसोसाइनाइड बोलते हैं, मगर जब इसकी नेमिंग करेंगे तब अपन इसको लिखेंगे आइसोसायनो या फिर आइसोसायानीडो, ठीक है। फिर ये OCN नेगेटिव, ये क्या है आपका सायानेट। साइनेट से ये क्या बन जाएगा, सायानेटो। फिर ये NOC नेगेटिव, ये आइसोसायनेट से आइसोसायनेटो बनेगा, ठीक है। तो इसको हम आइसोसायनेटो के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, तब आप सारे कंपाउंड्स के नाम लिख पाओगे। SCN नेगेटिव, ये थायोसाइनेट होता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो। NCS नेगेटिव, आइसोथायोसाइनेट से आइसोथायोसाइनेटो। H नेगेटिव क्या होता है अपना, हाइड्राइड। हाइड्राइड से क्या बन जाएगा, हाइड्रीडो। D नेगेटिव ड्यूट्राइड से ड्यूट्रीडो। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है, मगर हाइड्रोक्साइड से क्या बन जाएगा, आप इसको हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो या फिर हाइड्रोक्सीडो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो SO4 2 नेगेटिव, ये अपना क्या होता है, सल्फेट। सल्फेट से सल्फेटो। SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट से सल्फाइटो। S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट से थायोसल्फेटो। S2 नेगेटिव, सल्फाइड से सल्फाइडो। NO3 सिंगल नेगेटिव, नाइट्रेट से नाइट्रेटो। NO2 सिंगल नेगेटिव, नाइट्राइट से नाइट्राइटो। N3 सिंगल नेगेटिव, अजाइड से अजाइडो। और N की पावर में 3 नेगेटिव, नाइट्राइट से नाइट्रीडो। दो चीज़ों का बहुत स्पेशल ध्यान रखिएगा, अगर N3 सिंगल नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अजाइड आयन होता है ये, ठीक है। अजाइड को अपन क्या लिखेंगे, अजाइडो लिखेंगे। और अगर सिंगल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है तो ये अपना क्या होता है, नाइट्राइड होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब इसका लीगेंड का अपन नाम लिखते हैं तो ये नाइट्राइडो बन जाता है। तो ये N3 सिंगल नेगेटिव और नाइट्रोजन -3, इन दोनों का आप स्पेशल ध्यान रखने वाले हो दोस्तों। और ये देखो CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट। कार्बोनेट से कार्बोनेटो। PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट से फॉस्फेटो। PO3 2 नेगेटिव, फॉस्फाइट से फॉस्फाइटो। देखिए अब मैं आपको ना थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में बता देता हूँ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 है तो वो आपका होता है ऑक्साइड, और ऑक्साइड से ये क्या बन जाता है नेमिंग के वक्त, ऑक्सो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुई तो इसको अपन क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन की स्टेट अगर -1 है तो इसको अपन बोलते हैं परऑक्साइड। नाम लिखते वक्त इसको आप क्या लिखोगे, परऑक्सो, ठीक है। और अगर कहीं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो गई, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। नाम लिखते वक्त इसको आप क्या लिखोगे, सुपर ऑक्सो, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन -2 आपका क्या होता है, ऑक्साइड। नाम लिखते वक्त ऑक्सो। ये जो परऑक्साइड लिखा है, अगर इसको O2 के फॉर्म में लिखा जाए तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा, क्योंकि सिंगल का आप देखो -1 है। अगर सिंगल का -1 है और अगर 2 है तो क्या आ जाएगा, -1 × 2 यानी कि -2। तो अगर O2 2 नेगेटिव हुआ तो वो परऑक्साइड होगा और उसका नाम अपन क्या लिखेंगे, परऑक्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, O2 सिंगल नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि ये सुपर ऑक्साइड है। इसके नाम को अपन क्या लिखेंगे, सुपर ऑक्सो लिखेंगे। ये कैसे सुपर ऑक्साइड है ज़रा देखो, O2 सिंगल नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है ना। और जब एक का -1/2 होगा तो 2 के आपके कितने हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से समझ गए होगे शायद अब। और यहाँ पे अपने देख लो हेलोजन वगैरह है। F नेगेटिव, फ्लोराइड से फ्लोरो भी लिख सकते हो या फिर फ्लोरिडो लिख दो। Cl नेगेटिव, क्लोराइड से क्लोरिडो या क्लोरो। Br नेगेटिव, ब्रोमाइड से ब्रोमो या ब्रोमिडो। I नेगेटिव से आयोडाइड, जिसको अपन क्या लिखेंगे, आइडिडो या फिर आइडो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इनके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं होता, जिसको अपन ने 0 कंसिडर करा हुआ है। ये देखो H2O को अपन क्या लिखते हैं, एक्वा। CO को अपन क्या लिखते हैं, कार्बोनिल।
CS को अपन क्या लिखते हैं, थायोकार्बोनिल। NH3 को देखो मैंने बताया था एग्जांपल में अमाइन, ये AMINE वाला अमाइन नहीं है, ये AMMINE वाला अमाइन है। तो स्पेलिंग ये मिस्टेक नहीं है, ये सही है, ठीक है, इसको गलत मत समझना। PH3 फॉस्फीन, और फॉस्फीन की स्मेल कैसी होती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल आती है इससे। और NO नाइट्रोसिल, ठीक है। तो ये जो लिगेंड्स के नाम मैंने आपको बताएं दोस्तों, इनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तरीके से नेमिंग कर पाओगे, मिस्टेक नहीं करोगे, बात ये है। अब देखो, अगर आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है इसका, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द रूल्स आर सेम एक्सेप्ट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद द सफिक्स 8। फॉर सम मेटल्स वी यूज लैटिन नेम्स। जैसे आयरन के लिए अपन फेरेट इस्तेमाल करते हैं, नॉट आयरनेट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो सेंट्रल मेटल एटम के आप लैटिन नेम्स लिखोगे और उनके एंडिंग में आप क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। जैसे ये देखो प्लेटिनम है, प्लेटिनम को अपन प्लेटिनेट लिख सकते हैं। जिंक को अपन क्या लिख सकते हैं, जिंकेट। Ag को अपन आर्जेंटेट लिखते हैं। Au यानी कि गोल्ड, इसको ऑरेट लिखेंगे। यहाँ पे B है तो इसको बोरेट लिख देंगे, बोरॉन नहीं लिखेंगे। कॉपर है, कॉपर को अपन क्या लिख देंगे, क्यूपरेट। CO अपना कोबाल्ट है तो कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्टेट। Ni आपका बन जाएगा निकलेट। और ये जो Pb है, ये वैसे तो आपका होता है लेड, लेकिन इसका लैटिन नेम के बाद आप ATE लगाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लम्बेट बन जाएगा। कभी कभी आपको सेंट्रल मेटल एटम में Hg दिख सकता है। मान लो कहीं पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है और इसके अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम Hg प्रेजेंट हुआ, ये वैसे होता है आपका मर्क्यूरी, लेकिन इसका लैटिन नेम है हाइड्रोगायरम, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोगायरम के बाद में ATE लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रो, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोगायरेट, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी ध्यान रखना Hg का। तो आइए हम अब कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बाहर प्रेजेंट है सोडियम, ये एक ही है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। अगर ये +1 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 जाएगा। तो यानी कि यार ये एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो अपन लिखेंगे सोडियम। उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पे CN है यानी कि साइनाइड। साइनाइड से क्या बन जाएगा, ये साइनो, साइनो। और कितने हैं ये, 2 है, तो आप इसको लिखोगे सोडियम डाइसाइनो। अब क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन में लिखा जाएगा। आर्जेंटेट इसको लिखोगे, सिल्वर को क्या लिखोगे, आर्जेंटेट। इसके बाद इसके लिए क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, सोडियम का +1 था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंगल नेगेटिव आया, इसके सोडियम का +1 था इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर -1 का चार्ज रखेगा। और इसकी सोडियम के ऊपर +1 चार्ज था तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 का चार्ज जाएगा। और इसकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट X एज्यूम करेंगे। 2 साइनाइड है, एक साइनाइड का -1 होता है इसलिए 2 साइनाइड का -2 हो जाएगा। X -2 + 1 = 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, X = +2 - 1 = 1। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट 1। तो इतना आसान है दोस्तों इसका नाम लिखना। तो सबसे पहले आप ये पहचान लो नेमिंग करते वक्त कि कॉम्प्लेक्स क्या है। यहाँ पे अपने पास एनायोनिक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स था। जब भी एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रुको मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कैटायन का नाम लिखोगे विदाउट मेंशनिंग इट्स नंबर। देन आप लिगेंड के नाम लिखने वाले हो, और कैसे लिखोगे यार, अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे, लेकिन ध्यान में रखना आपको उनका नंबर भी लिखना पड़ेगा और उनके नाम के पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन आप नेम लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, और वो भी लैटिन में होना चाहिए, एंडिंग विद ATE। जो उसका लैटिन में नाम है उसके बाद आप उसके नाम में ATE लगाओगे। फिर एट द एंड आप क्या करोगे, उसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करोगे ब्रैकेट के अंदर। देन यू आर डन विद नेमिंग योर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। फिर अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आ जाए आपके पास कहीं तो पहले आप क्या करोगे, राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स फर्स्ट। सबसे पहले लिगेंड्स के नेम को आप लिखोगे,
कैसे लिखोगे भैया, अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। और लिगेंड्स के नेम लिखने से पहले कितने लिगेंड्स हैं उनके नंबर को आप मेंशन करने वाले हो। अगर 3 लिगेंड है तो ट्राई लिखोगे, 2 है तो आप लिखोगे डाई, अगर 1 है तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिख देना। 4 है तो टेट्रा लिख देना, 5 है तो पेंटा लिख देना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड के नाम लिख लिए अल्फ़ाबेटिकली, और वो भी उनके कितने नंबर है उनको ध्यान में रखते हुए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद देन राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करोगे इस मतलब ये नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर, एंड देन राइट द नेम ऑफ द स्पीशीज दैट इज आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर आप ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये जो भी आपके पास ये स्पीशीज़ रहेगी, ठीक है, आप उसका नाम लिखोगे, लेकिन उसका नंबर मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शायद अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे अपन नाम लिख रहे हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, वापस से अपने पास एनायोनिक स्पीशीज़ आ गया है। तो देखो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1 सोडियम का +1 होता है, 3 सोडियम है +3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 का चार्ज जाएगा, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स आ गया। जब भी एनायोनिक कॉम्प्लेक्स आएगा सबसे पहले एक कैटायन का नाम लिखिए। कैटायन कौन है भैया, सोडियम, तो लिख दो सोडियम। क्या नंबर लिखने की ज़रूरत है इसकी, नहीं। उसके बाद देखो लिगेंड कौन है। लिगेंड क्या होता है, जो इस ब्रैकेट के अंदर हो और इस वाले ब्रैकेट के भी अंदर हो, वो लिगेंड होता है। तो कौन लिगेंड है, H2O3। ठीक है, H2O3 क्या होता है भाई, H2O3 आपका होता है थायोसल्फेट। देखो H2O3 क्या होता है, यहाँ पे लिखा है H2O3 क्या होता है, थायोसल्फेट, लेकिन नाम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, थायोसल्फेटो। और H2O3 के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक H2O3 के ऊपर -2 का चार्ज है, तो 2 H2O3 है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज अपना आ जाएगा -4 का। तो यहाँ पे लिख दो डाई थायोसल्फेटो। समझ में आ रहा है ना कैसे नाम लिख रहा हूँ मैं, नाम इस तरीके से लिख रहा हूँ कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स था तो कैटायन का नाम लिख दिया। ठीक है, सोडियम। फिर लिखा मैंने किसका, लिगेंड का नाम। लिगेंड के नाम पे हमेशा मेंशन करते हैं कि कितने लिगेंड है, तो कितने थे, 2 थे। तो सोडियम डाई थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। फिर क्या लिखूंगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए लैटिन में लिखूंगा आर्जेंटेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखूंगा, इसको X मान लिया, इसका पूरे का 4 है माइनस का, और फिर ये सोडियम 3 है तो +3 = 0 किया, तो X = -4 है, -4 को उधर ले गया तो प्लस का 4 हो गया ये, और ये 3 माइनस का हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। तो सोडियम डाइसल्फेटो आर्जेंटेट 1 हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का नाम। दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि ये भैया कॉम्प्लेक्स अपना क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, क्या ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर इसके नेम लिखने का तरीका डिपेंड करने वाला है। तो देखो यहाँ पे सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है क्या चार्ज रखने वाला है, +2 का चार्ज रखेगा, तो यानी कि ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। SO4 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 का चार्ज। जब भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, देखो रूल पे मैंने लिखाया था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जहाँ पे भी है फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स। चलो भैया लिगेंड का नाम लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा, एक ही लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकली अपन को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने लिगेंड है, 4 है, तो यहाँ पे लिखो टेट्रा, और ये NH3 है, अमाइन, AMMINE, टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या लिखोगे, देखो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली विद देयर नंबर, ध्यान में है अपन को, देन राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। देखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, कहाँ गया सेंट्रल मेटल एटम, जो इस वाले ब्रैकेट के अंदर है और इस वाले ब्रैकेट के बाहर है, वही हमारा सेंट्रल मेटल एटम है जो कि कॉपर है। तो टेट्रामाइन COPPER, कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लिखना पड़ेगा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अमाइन देखो न्यूट्रल लिगेंड्स के कैटेगरी में मैंने अमाइन को लिखाया था आपके पास, यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल लिगेंड क्या है, NH3 अमाइन। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज तो 0 है भैया, तो इसका X मान लिया।
इसका 0 है, X+0। SO4 के ऊपर टोटल 2 नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, X+0 -2 = 0। ठीक है, तो X = +2 आ रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा, तो टेट्रा एमाइन कॉपर 2, और फिर बाहर जो एंटिटी होती है उसका नाम लिख दो भैया, टेट्रा एमाइन कॉपर 2, ये बाहर एंटिटी क्या है, सल्फेट है, बस बात खत्म। टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस पहचानना ये है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बस इतना करना है और रूल्स ध्यान रखने हैं। और लिगेंड के नाम अगर आपको पता है तो बस काम हो जाएगा। बस एक छोटी सी चीज़ में मिस्टेक मत करना, वो ये है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढंग से निकाल लेना, ठीक है ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसका हमको नाम लिखना है। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन घबराइए नहीं। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो, ये ClO4 क्या है, ये ClO4 असल में परक्लोरेट आयन है। ये असल में HClO4, ये एक एसिड होता है, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, जिसमें ये क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ठीक है, तो ये परक्लोरिक एसिड का एनायन है, ClO4 सिंगल नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ClO4 सिंगल नेगेटिव का नाम है परक्लोरेट आयन। इसका ध्यान रखना यार दोस्तों, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका परक्लोरेट आयन है इसके ऊपर -1 चार्ज है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका +1 है, यानी कि ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हमको पता है सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। लिगेंड क्या है, लिगेंड आपका ये NH3 आपका लिगेंड है। देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लिख लिया। NH3 को अपन क्या बोलते हैं, एमाइन बोलेंगे। ये H2O है, H2O को अपन बोलते हैं एक्वा। और ये देखो CO3 है, ये आपका क्या है, कार्बोनेट है। लेकिन कार्बोनेट को अपन लिखेंगे क्या, नाम लिखते वक्त, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक है, और ये इसके ऊपर कितने का चार्ज होता है, -2 का, तो 1 है, तो 1 के ऊपर कितने का चार्ज हो जाएगा, -2। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से हमको नेमिंग करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, ये एमाइन आएगा। और ये कितने हैं, 3 है, तो ये लिखो ट्राई एमाइन। फिर ये एक्वा है, ट्राई एमाइन, एक्वा सिंगल है तो ट्राई एमाइन एक्वा। फिर ये आपका कार्बोनेटो है और ये कितना है, सिंगल है, तो लिख दो ट्राई एमाइन एक्वा कार्बोनेटो। फिर आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम। ठीक है, और नॉर्मल नाम लिख रहे हैं क्योंकि फिर आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और नाम इसका नॉर्मली लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है आपका, कोबाल्ट, तो ये लिखो कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे ज़रा देख लो। ये तो भैया न्यूट्रल है तो 0, ये भी न्यूट्रल है तो 0, इसका नेगेटिव में 2 है और परक्लोरेट का नेगेटिव में 1 है, और इसका अपन ने x माना है, तो सबका सम 0 होगा। x +0 +0 -2 -1 = 0। तो x = आपका क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका वो +3 है। इतना लिख लिया अपन ने, ट्राई एमाइन एक्वा कार्बोनेटो कोबाल्ट 3। उसके बाद बाहर की एंटिटी क्या है, परक्लोरेट, लिख दो। आपका ये पूरा नाम आपने लिख दिया है इस कंपाउंड का। क्या नाम है इसका, ट्राई एमाइन एक्वा कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 परक्लोरेट। खत्म। समझ गए दोस्तों, शायद कुछ समझ आ रहा होगा। तो इसका नाम देखते हैं यार, इसको अपन कैसे नेम करेंगे। तो इसको ज़रा आप ट्राई करो। सबसे पहले तो ये पहचानो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो देखो, तो इस पूरे का जो चार्ज है वो +2 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका -2 होगा। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले लिखेंगे कैटायन का नाम, तो क्या लिखेंगे अपन, पोटेशियम। फिर लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने हैं, 4 है, और क्या है, क्लोराइड है, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो या फिर टेट्रा CHLORO। पोटेशियम टेट्राक्लोरो लिख लो या क्लोरिडो लिख लो, बात बराबर है, पोटेशियम टेट्राक्लोरो। और ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसका लैटिन नेम लिखा जाएगा। तो पैलेडेट, प्लेटिनम से हो गया पैलेडेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई, इसको x मान लो ज़रा, इसका आ जाएगा +2 +x -4, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 हो जाएगा, = 0 कर दोगे आप। तो ये हो जाएगा आपका
X+2, पोटेशियम टेट्राक्लोरोपैलेडेट 2। यार एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, +2 मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, आप चेक कर सकते हो। तो इसका भी अपन ने नेम लिख लिया है। तो अब देखते हैं इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, पोटेशियम है। एक पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, तो 3 पोटेशियम है तो +3 ये, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3, यानी कि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैटायन का नाम पोटेशियम। फिर आ जाओ हम लिगेंड के नाम लिखते हैं। और ये जो आपको C2O4 दिख रहा है ये असल में होता है आपका ऑक्सलेट आयन। ठीक है, ये असल में ऑक्सैलिक एसिड का एनायन है। ऑक्सैलिक एसिड कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको कंबाइन करके लिखा जाए तो ये लिख जाएगा आपका C2O4H, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन आयनाइज कर दो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, C≡O C≡O, यानी कि आपका मिल जाएगा C2O4 2-। तो समझ गए कैसे ये ऑक्सैलेट आयन एनायन होता है ऑक्सैलिक एसिड का। आई थिंक इतना क्लियर है आपको। तो पोटेशियम लिख लिया अपन ने कैटायन, उसके बाद इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम है ऑक्सलेट आयन है, तो ये ऑक्सलेट से ऑक्सलेटो हो जाएगा। और ये क्या है, क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले लिखा जाएगा, क्लोरो। तो पोटेशियम डाईक्लोरो, फिर आप लिखोगे डाई ऑक्सलेटो, उसके बाद आप क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। लेकिन कैसे लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, लैटिन फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए। पोटेशियम डाईक्लोरो डाईऑक्सलेटो कोबाल्टेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने वाले हो। कैसे लिखोगे यार, ये देखो, इसका तो +3 है, इसका X मान लिया अपन ने, इसके सिंगल के ऊपर 2 का चार्ज होता है तो ये 2 है, तो ये -4 हो जाएगा। +3 + X -4 -2 = 0। ये -2 इस क्लोरीन का है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे जो X निकल के आएगा वो +3 आना चाहिए। ठीक है, तो कोबाल्टेट 3, तो ये इसका नाम हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना कितना मतलब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है। आई थिंक 3 होगा, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो पोटेशियम डाईक्लोरो डाईऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा दोस्तों। तो देखिए लास्ट वाला देखते हैं कि लास्ट वाला अपन से क्या कहता है, क्या नाम होना चाहिए इसका। तो ये देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सबसे पहले चार्ज को पता लगाओ, ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट होता है सिंगल नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में आपको नेम लिखना अब शायद पता चल गया होगा कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड के नाम। लिगेंड के नाम देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, टेट्राएक्वा, फिर लिखूंगा मैं ब्रोमोक्लोरो कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X +0 -1 -1 = 0, तो X आ जाएगा आपका 3। टेट्रा एक्वा ब्रोमोक्लोरो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। आज हमने ऑलमोस्ट नेमिंग करना हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीख लिया है, मगर मैं इस टॉपिक का पार्ट 2 लाऊंगा जहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स आएंगे। तो हम थोड़े लिगेंड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि वो लिगेंड्स अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं तो आप नेमिंग कैसे करोगे। बस एक वो टॉपिक हमारा बचा है, 15 या 20 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक होगा। तो वो जब हम कर लेंगे तब हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी तरीके से नेमिंग करना सीख चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला क्या। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।